हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूं आपके सामने ऐसे शख्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए, और बहुत ही बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं इस चीज को जानने के लिए कि आखिर इस फील्ड में बीफॉर्म के बाद क्या करना होता है। यदि हम मार्केटिंग में जाएं, क्या हम एमफॉर्म करें, क्या हम जो है एमबीए करें, और क्या हम जो है क्या कहते हैं दूसरे वन डे जॉब की तैयारी करें। तो बहुत लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। तो आज ऐसे शख्स हैं जिनका मार्केटिंग से लेकर और क्या कहते हैं इनके एमफॉर्म फार्माकोलॉजी से ये स्पेशलाइज कर रहे हैं, और यह बहुत ही बेहतरीन इनका एक्सपीरियंस रहा है मार्केटिंग को लेकर भी। उसके बाद इन्होंने क्यों जॉब छोड़ी और क्यों एमफॉर्म करने लगे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे बीफॉर्म के जो स्टूडेंट हैं उनके मन में ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीपेट निकल गया, अब क्या किया जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि जीपेट निकलने के बाद क्या रोल है, हम लोग एमफॉर्म करने के, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, क्या हम करें। इससे बढ़िया हम मार्केटिंग में ना चला जाए, ठीक है, एमआर की जॉब करें, या हम जो है फार्मेसिस्ट की जॉब करें हॉस्पिटल में, ठीक है, या फिर किसी भी जो है फार्मेसी मतलब कि मेडिकल शॉप में जाके अपनी जॉब करें। ये सब चीजों को बहुत सारी कंफ्यूजिंग हमारे समाज में आज फैले हुए हैं फार्मेसी को लेकर। आज सारे कंफ्यूजिंग और एमफॉर्म फार्माकोलॉजी को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजिंग जो है हमारे बीच में, जैसे एमफॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस फार्माकोलॉजी, एमएससी फार्माकोलॉजी, ठीक है, फॉर्म डी, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। इस सब चीजों कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे ऑफलाइन मोड पे और जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो प्रेजेंट है सर, इनका नाम है विप्लव, और क्या कहते हैं ये एमफॉर्म फार्माकोलॉजी से जो है स्पेशलाइज कर रहे हैं। तो इनके बारे में आज क्वेश्चन इराज करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो सर पहला क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीफॉर्म कर रहे हैं और उनके मन में ये रहता है कि बीफॉर्म तो सर कर लिया, कैसे भी ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नीट की तैयारी करते रहते हैं, और नीट तैयारी करने के बाद कहते हैं कहीं नहीं हुआ मेरा, चलो ठीक है बीफॉर्म कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम करते हैं। तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है और वो स्ट्रगल फेज में रहते हैं। वो कहते हैं कि अच्छी जॉब नहीं मिलती, 8,000 9,000 रुपए हमको जॉब में मिलते हैं, और जो बहुत सारे टीचर होते हैं वो भी जो उनको डिमोरलाइज ही करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज कि जब आप 12th में होते हो, yes, आप एक चीज सर्वे करना, yes, कि 12वीं के बाद जो बच्चा मेडिकल या नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अगर उसका नहीं होता तो वो बाय चॉइस नहीं लेता, इसको बाय ऑप्शन लेता है फार्मेसी को। सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। हम सब ने ऐसे लिया है। दिक्कत वहां से जो साइकोलॉजी बनती है, वहां से ये साइकोलॉजी बनती है कि मेडिकल की तैयारी की या नॉन मेडिकल की तैयारी की। ज्यादातर फार्मेसी में आई थिंक मेडिकल वाले बैकग्राउंड से ज्यादा लोग आते हैं। वो इस साइकोलॉजी से आते हैं, चलो मेडिकल में नहीं हुआ तो इधर बाय ऑप्शन ये मिल रहा है, बाय चॉइस नहीं, इधर आ जाते हैं। अब मरता ना तो क्या करता, बी फार्मेसी में आ गए, पहला साल निकाला जैसे तैसे, सेकंड ईयर निकाला। साइकोलॉजी क्या बन गई, पैसे कमाने। सभी पैसा कमाना चाहते हैं, बट उस दौरान वो अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इतना डिग्रेड कर रहे हैं। मैंने भी किया है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, सभी ने किया है। कॉलेजेस में बंक करना, स्टडी को अच्छे से ना करना। आपका जो सिलेबस है और जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो एमबीबीएस करते हैं उनका जो सिलेबस है उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इनफैक्ट आप चाहें तो ऐसी चीजें पढ़ सकते हैं जो वो नहीं पढ़ते, जैसे कि ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग मॉनिटरिंग। आगे अगर आप जाएं तो डोजिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसी फील्ड में, जो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट नहीं करता है। तो जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहले से ही ये मान ले कि पहले दिन ही वो मान के आता है कि मैंने दुकान खोलनी है। अब सोचो ना, एक बी फार्मा का बंदा ये बात अपने माइंड में पहले से ही लेके आ रहा है कि उसको दुकान खोलनी है, तो वो कहां तक जाएगा? दुकान खोलने का ऑप्शन तो आपका लास्ट होना चाहिए कि साला जीवन में कुछ नहीं हुआ तो आखिरी में मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैं अपनी दुकान खोल लूंगा। बट आप लोग पहले से ये माइंडसेट बना लेते हो, तो फिर कहां तक पहुंचोगे? कहां तक पहुंचोगे? जीवन में आदमी अपना लक्ष्य नहीं बनाएगा दूर का, तो कैसे काम चलेगा? तो सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि सर जो फार्मेसी होती है, मेडिकल शॉप होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक होती है, हर कोर्स की एक पावर होती है। जैसे एमबीबीएस से कहा जाए कि आप क्लिनिक क्यों खोलोगे, आप कुछ और सोचो, तो हम लोग में भी एक पावर मिलती है कि एक फार्मेसी जो है दुकान खोल सकता है। तो सभी के मन में ये होता है कि एक फार्मेसी खोल के, अपना मेडिकल शॉप खोल के अच्छे से चलाएं, अच्छा जो है अपने घर के पास ही रोजी रोटी कमाएं। तो आप सर इसको नहीं देखते कि इस तरह की बहुत बढ़िया चीज है वो? नहीं, देखिए, उसके लिए अगर आप प्राइमरी दुकान खोलना चाहते हैं, एक फार्मासिस्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो यू गो फॉर डी फार्म। डी फार्म किस लिए है?
डी फार्म आप लें, आपका प्राइमरी गोल है 2 साल में खत्म हो जाता है, डिप्लोमा हो जाता है, उसके बाद इंटर्नशिप करें, उसके बाद आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। ये देखिए सर ने बहुत बढ़िया चीज बताया आपको कि देखिए बी फार्म, यदि आपको दुकान ही खोलना है, मेडिकल शॉप ही खोलना है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डी फार्म कोर्स को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है हमारे इंडिया में, और 2 साल का है। आप आराम से उसको करिए। यदि आपको शॉप खोलना है, अपने 2 साल को क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, तो आपको जब उसका आपको एक ही टारगेट है, तो आप डी फार्म करके आप में मेडिकल शॉप को खोल सकते हैं, फार्मेसी को खोल सकते हैं। तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है इसके लिए। और अब जानते हैं सर से दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10+2 के बाद मैथ या बायो के होते हैं, ठीक है, दोनों जो होते हैं इस फील्ड में इंटर करते हैं, बी फॉर्म के लिए या डी फॉर्म के लिए। तो जो मैथ के बच्चे होते हैं ना, मैं अक्सर देखा हूं कि होपलेस हो जाते हैं कि सर मुझे बायो नहीं समझ में आ रहा है, फार्माकोलॉजी उनके लिए डिफिकल्ट हो जाती है, एचएपी जो होती है उनको समझ में ही नहीं आती है, ऑलरेडी उनको बायो रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, तभी उनको दिक्कत होती है। तो सर आप इस चीज को क्या देखते हैं, क्या थॉट में देखते हैं कि उनको क्या मतलब कि उनको फार्मेसी फील्ड में आना चाहिए कि उनको आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक इस सब चीजों में जाना चाहिए? नहीं, वो बेशक आ सकते हैं इस फील्ड में। डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि नॉन मेडिकल वाले भी आ सकें, बट जो मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो उनका जो थॉट प्रोसेस है। जैसे हम मेडिकल वाले मैथ से हेट करते हैं, उसी प्रकार से जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं वो बायो से हेट करते हैं। आप हेट नहीं कर सकते चीजों को, भले ही थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगे, बट आप इसमें जाएं, उसके बाद आप मास्टर्स करें, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छा स्कोप है नॉन मेडिकल वालों का। सूटिक्स में जा सकते हैं, सब डोज कैलकुलेशन में जा सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स। सो यू जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट कि नॉन मेडिकल वालों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक एचएपी एंड फार्माकोलॉजी, ऑल दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि नाउ दे आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जैसे उन्होंने मैथ को समझा है, उसी प्रकार से उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। बट इसमें मैं पूरी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं उनको भी दोष नहीं देना चाहूंगा। जो रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह की रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं जो हमारी प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रहे हैं लोग, या नहीं भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट संस्थाओं में बड़े बड़े हैं, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू एंटरटेन स्टूडेंट इन अ प्रॉपर वे। They are just fulfilling their lecture with time and lot of ऐसी चीजें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें बताई जाती है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, उनको उस कॉन्सेप्ट से बताया नहीं जाता, तो वो भी एक क्राइटेरिया हम ले सकते हैं। मतलब कि सर जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो भी चाहे तो इस फील्ड में आ सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं, उनको ज्यादा बायोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, नो डाउट। आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखो, सैमसंग देखो, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली काम ही मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर करती है। मेडिकल डिवाइसेस आपका बहुत अच्छा करियर बन सकता है। अभी नाइपर में भी मेडिकल डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, एमटेक में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वहां पे आप मशीन लर्निंग के साथ साथ आप बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में भी आप अच्छा काम कर सकते हो इसमें। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाला ही स्टूडेंट इसमें ग्रो कर सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में जो फॉरेन में जो चल पड़ा है, वहां पे जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम चल पड़ा है विद अलोंग विद सॉफ्टवेयर। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट कहाँ, बट अगर नॉन मेडिकल का बैकग्राउंड का बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी बनी होती है कि उसको सॉफ्टवेयर में काम करना है या उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है। तो ऐसी चीजों को कोलैबोरेट करने के लिए आपके नॉन मेडिकल वाले लोगों की हमें बहुत जरूरत है इस फील्ड में। लोग नॉन बायो वाले सर जो है 10+2 कर रहे हैं, उनकी बहुत जरूरत है हमारे फील्ड में। हाँ, नॉन बायो वाले जो है उनकी मैथ है जिनके पास, क्योंकि उनका ब्रेन जिस सिद्धांत पे काम करता है, सैद्धांतिक विचारधाराएं अलग हैं। क्यों किसी को मेडिकल पसंद आता है, क्यों किसी को नॉन मेडिकल, क्योंकि जो जैसे हम कहते हैं मान लो x की वैल्यू 4, बायो वाला इस सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है, उसका साइकोलॉजी अलग है, इसीलिए उसको ये चीजें समझ नहीं आती है। इट डजंट मीन उसका ब्रेन अच्छा नहीं है, उसका ब्रेन अच्छा है, बट उधर नॉन मेडिकल वाला वो इस सिद्धांत के ऊपर चलता है, उसका ब्रेन इस लॉजिक पे काम करता है। तो उन दोनों लोगों की जरूरत है हमें इस फील्ड में। थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर कि जैसे कि हम लोग भी, सर आप एक जीपेट क्वालिफाइड भी हैं सर, आपने एक अच्छी संस्था में आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं ये बात करना चाहूंगा सर कि जो बी फॉर्म करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं जीपेट क्वालिफाइड करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जीपेट क्वालिफाइड नहीं भी करते हैं,
तो उनको क्या करना चाहिए सर? या तो जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद एम फार्म करना चाहिए सर? मेरा एक पिछला वीडियो भी था, मैंने इस पे बनाया था कि जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद ही एम फार्म करना चाहिए। तो सर आप इसको किस रूप में देखते हैं? या तो जीपेट क्वालिफाइड करने के बाद एम फार्म करें, या उसके लिए 1 साल और तैयारी करें और जीपेट क्वालिफाइड ही करें, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन सर आती है पीजी में सर, आप देखते होंगे। और सर आप खुद एक जीपेट क्वालिफाइड है, तो आप क्या राय देना चाहेंगे बच्चों को बी फार्म के लिए? क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम है 9 तारीख को सर, वो जीपेट का ही है, तो बहुत बच्चे इसके लिए पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या करें। जो नेशनल लेवल पे हमारे टेस्ट होते हैं वो हमेशा से ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीपैट भी उन्हीं में से एक है। आपको हर महीने 12,400 का स्टाइपेंड मिल जाता है, हैंडसम सा, मतलब ठीक है स्टूडेंट लेवल पे। यस सर। तो आप यहीं से इसकी शक्ति समझ सकते हैं। यस सर। और कुछ कहने की क्या जरूरत है, आपको हर महीने 12,400 रुपए मिल रहे हैं। तो सर जो स्टूडेंट जो जीपेट क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं सर, क्या उनको एम फार्म तुरंत करना चाहिए कि उनके 1 साल और तैयारी करनी चाहिए जीपेट के लिए? क्योंकि सर जीपेट का रोल आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे पीएचडी हो, चाहे नाइपर हो, चाहे किसी भी जॉब में हो, जीपेट का इंप्रूवमेंट और रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ते जा रहा है सर। तो उनके लिए क्या करें? नॉन जीपेट से ही एम फार्म कर लें या जीपेट क्वालिफाइड करके एम फार्म करें सर? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आप चीजों को बियर कर सकते हैं। यस सर। आपका जीपेट क्लियर नहीं है, यस सर। तो आई विल सजेस्ट कि आप जाएं, ठीक है। बट वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि अगर आपने पीएचडी का सोचा है या जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सोचा है, देन व्हाट? तो आप अटक जाएंगे। तो उसमें अभी जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्लासमेट तैयारी कर रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एम फार्म, दे आर ट्राइंग टू क्रैक जीपैट। उसमें क्या हो रहा है कि एम फार्म को भी चैलेंज मिल रहा है, उसके सिलेबस को भी, और जीपैट को तो करना ही है। दोनों तरफ से माइंड जो है डाइवर्ट हुआ पड़ा है। सर ने बहुत बड़ी चीज बताई है आप लोगों को कि देखिए, आप जीपेट क्वालिफाइड नहीं करते हैं और एम फार्म करने चले जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है? बर्डन आ जाता है। आप एम फार्म जो कर रहे हैं उसका भी आपको सिलेबस कवर करना है, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट को भी आपको गवर्नमेंट संस्थाएं जो है नहीं मिल पाती है विदाउट जीपेट, तो इसका भी एक बर्डन आपके हमेशा रहेगा सर पे। और जो 12,400 का जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश जरूर करिए कि आपका जीपेट क्वालिफाइड हो जाए, और या तो आप कुछ साल तैयारी करें, 1 साल तैयारी करके देखिए और जीपेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाइड करें कि आपको अच्छी संस्था मिले, जिसके कारण कि आपको आगे जो पीएचडी करना है या आगे जो आपको रिसर्च में जाना है उसके लिए आपको फायदा मिल सके। ठीक है सर, थैंक यू। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक चीज और कहना चाहूंगा इसके ऊपर। जैसे कि अब जिनका जीपैट क्लियर है और उसके बाद उन्होंने एम फार्म में एडमिशन लिया है, उनको तो पैसा मिल रहा है। यस सर। अब मान लो कि एक बच्चा है, मास्टर डिग्री करने आया है, उसने जीपैट क्लियर किया अपने मास्टर के फर्स्ट ईयर में। यस सर। क्लियर तो हो गया, क्या उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है? इन अ फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। क्लियर भी आपने किया, आपने मेहनत भी की, आपने कॉम्प्रोमाइज भी किया अपने मास्टर के सिलेबस के साथ, बट एट द एंड रिजल्ट इज गुड, आपने क्लियर कर लिया, बट वेयर इज द मनी, वेयर इज द हेल्प? सो आप इस साइकोलॉजी को पहले बिल्ड करें। yes, पहले आप बी फार्मा से ही साइकोलॉजी को बिल्ड करें कि आपको जीपेट क्रैक करना है, और इसके बहुत एडवांटेज हैं। एडवांटेज, आप एक नेशनल लेवल का टेस्ट दे रहे हैं जिससे आपको ये फील होगा कि यू हैव अ गुड कैलिबर। ये भी चीजें बहुत माननीय है। अदरवाइज आप जिस सोच से चल रहे हैं, आप उस सोच से चल सकते हैं, कोई आपको टोकने नहीं आ रहा, बट इन अ गुड डायरेक्शन, इफ यू वांट अ गुड डायरेक्शन, आई थिंक दिस इज द गुड वे टू प्रोसीड योर एजुकेशन। तो आप जीपैट जरूर कोशिश करें। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जीपेट के प्रति। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी एम फार्म करने जाएंगे। हमारे इंडिया में 12 से अधिक स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है स्टार्ट कर चुकी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस समय, और बहुत सारे जो कोर्स सब्जेक्ट है हमारे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और जो है हमारे सुटिक्स है। तो ये सब चीज जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है, बाकी जो है रेगुलेटिंग अफेयर्स, एनालिसिस सब में चल रहे हैं। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सर आप खुद एम फार्म फार्माकोलॉजी से हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर कैरियर आपने एम फार्म फार्माकोलॉजी क्यों चुना? आपके पास 12 स्पेशलाइज सब्जेक्ट थे, 12 से 13 स्पेशलाइज सब्जेक्ट थे, तो आपको क्यों एम फार्म फार्माकोलॉजी में लगा कि आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, कि इसमें ज्यादा स्कोप है, ज्यादा फायदा है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कि उनको किस स्पेशलाइज सब्जेक्ट को लेना चाहिए, और आपने क्यों इसको ही चूज किया फार्माकोलॉजी को? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, ये पहले तो रियलाइज नहीं था कि फार्माकोलॉजी कितनी बेहतरीन हो सकती है, वो वाकई पता लगता है। बट जब आप बैचलर में होते हैं तब आपको थोड़े बहुत हिंट्स पता लग जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी आपको बता देती है। तो वहां से एक ड्रिवन फोर्स जरूर मिला था कि फार्माकोलॉजी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे बायोकेमिस्ट्री भी पसंद है।
बट जब मैं, जैसे आपने बताया शुरू में कि मैंने जॉब भी की है, यस सर। MNC कंपनी में मैंने जॉब की 2 साल, और वहां जाने का जब डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन होता था, देन आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन डिस्कशन, मुझे अच्छा फील होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यस आई हैव गुड इंटरेस्ट, तब वहां से भी एक ड्रिवन फोर्स मिला। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से मैंने वहां से क्विट किया एंड आई केम इनटू। तो सर आपने एमफॉर्म फार्माकोलॉजी क्यों चूज की? मैं अब नेक्स्ट बात बताऊंगा कि आप क्या जो क्या वो जर्नी रहा आपके जॉब का, उसके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा सर। तो पहले ये बताइए सर कि आपने जो एमफॉर्म फार्माकोलॉजी क्यों चूज की और क्या आखिर रीजन रहा, क्योंकि इसके स्कोप के बारे में आप कुछ बताइए, जिसके कारण कि बच्चे जो स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हो, जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं, तो उनको इसका फायदा मिल सके सर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री में स्कोप है, कुछ लोग कहते हैं सर फार्माकोलॉजी में स्कोप है, कुछ लोग कहते हैं सर सिटिक्स में स्कोप है। सर आप कैसे सर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्कोप किसमें है और किसमें ज्यादा उनको जाना चाहिए? कोई कई स्टूडेंट का होता है कि सिटिक्स में जाना है, कोलॉजी में जाना है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। तो आप सर कैसे इसको आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर कि कोलॉजी ही क्यों आखिर? हाँ, तो पहली चीज तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि स्कोप किसमें ज्यादा है, मेरा इंटरेस्ट था इसमें तो मैं आया इसमें। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका स्कोप नहीं, आपका इंटरेस्ट आपको कहीं लेके जाता है। अगर बात करें सेपरेटली कि स्कोप की क्या है, तो फार्माकोलॉजी में आप प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, जो फार्माकोलॉजी होता है उसमें आप प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं रिलेटेड टू एनिमल टेस्टिंग, ये सब। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप फार्मा केमिस्ट्री की बात करें या दूसरे कोर्सेज की बात करें, सुटिक्स की बात करें, वहां पे अपना अपना इंटरेस्ट है। आपको डोजेज फॉर्म में इंटरेस्ट है, आपको मॉलिक्यूलर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, हर्बल में है, कोग्नोसी में जा सकते हैं। तो कोग्नोसी बड़ा इमर्जिंग फील्ड हो गया है नेचुरल प्रोडक्ट्स का, क्योंकि जो अभी आप देखेंगे आर्टिमिसिन, अगर आपने ड्रग सुनी होगी, एंटी मलेरिया, वो कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स को, जो मैं उनका नाम भूल गया, तो 10 लाख प्लांट्स को उन्होंने स्कैन करवाया, उसमें से जो आपकी ड्रग मिली दैट वाज आर्टिमिसिन, एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। जापान में डेवलप की थी। तो उनका नाम मैं भूल गया उन साइंटिस्ट का, शी वाज अ फीमेल। अच्छा जी, 44 इयर्स के थे तब जब उन्होंने इस केमिकल को ढूंढा था। अच्छा। क्योंकि सारी जगह पे देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ चुका था, और मलेरिया का कोई तोड़ नहीं था हमारे पास। देन दिस वंडरफुल ड्रग केम आर्टेमिसिन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या स्कोप देख के जाना चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, क्या आप 100% दे सकते हैं सब्जेक्ट के लिए। अगर ऑप्शन में आपको हाँ आता है, रिवर्ड में आपको हाँ मिलता है, देन यू गो फॉर इट। थोड़ा सा सर्च करें उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली चले जाए, नेवर डू दैट। थोड़ा सा सर्च हमेशा करें। तो सर इसके एमफॉर्म फार्माकोलॉजी का सर क्या क्या स्कोप हो सकते हैं जो बच्चे एमफॉर्म फार्माकोलॉजी करना चाहते हैं? सबसे जो मेजर इसका स्कोप है, आप अगर सिर्फ आप एम फार्मा तक सीमित रहना चाहते हैं तो आप R&D सेगमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप मेडिकल राइटिंग में जा सकते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। बट मेडिकल राइटिंग में जाने में आपको अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, अलोंग विद योर फार्माकोलॉजिकल बैकग्राउंड, उस पर भी बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप एडवाइजरी क्लिनिकल सेगमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कंपनीज में होती हैं। ठीक है, फार्माको विजिलेंस भी जा सकते हैं, वो तो एक अल्टरनेट मेथड है ही है। आप फार्म डी में भी जा सकते हैं या फार्माको बी फार्म करके भी जा सकते हैं, बट पोस्ट का फर्क पड़ता है। पोस्ट करता है सर, प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल का अंतर आता है। जो प्री क्लिनिकल होता है वो एमफॉर्म फार्माकोलॉजी वाले ही करते हैं बस, और सर जो पोस्ट आता है उसमें जो फॉर्म डी वाले फार्मेसी प्रैक्टिस वाले ये इंटर कर जाते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, वो उसमें उनका सेगमेंट है, वो जा सकते हैं क्लिनिकल स्टडीज में। अगर अब बात करें कि क्लिनिकल रेलेवेंस किसका ज्यादा है, बी फार्म एम फार्म का ज्यादा है या फार्म डी का ज्यादा है, तो क्लिनिकल जो रिलेशनशिप है वो फार्म डी वालों का ज्यादा है एज कम्पेयर टू फार्माकोलॉजी। बट इफ यू टॉक अबाउट प्री क्लिनिकल स्टडीज देन वी आर द बॉस। आपको बता दें प्री क्लिनिकल मतलब होता है जो एनिमल हम लोग यूज करते हैं, चाहे माउस हो गया, रेट हो गया, ठीक है, क्वाइन पिग हो गया, तो ये सब चीजें जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल में आती है, जहां पे हम लोग जो है उनके ऊपर ड्रग डाल के उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर जो है हम लोग ट्रायल्स करते हैं। ठीक है, ये सब प्री क्लिनिकल में आती है। और बहुत सारी CRO जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जो है आराम से जो एमफॉर्म फार्माकोलॉजिस्ट से जो होते हैं PCI रेगुलेट द्वारा, वो उनको आराम से ले लेती है। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अब मैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे कि सर आप जब आपकी जो जर्नी थी 2 साल की जिसमें आपने मार्केटिंग में जॉब किया, तो आप किस कंपनी में आप जॉब किए?
मैं ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स में था। अच्छा सर, लुपिन सर बहुत अच्छी कंपनी है सर, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में टॉप 5 में आती है। तो सर उसमें जो है आपका एमफॉर्म जो एमआर की आपकी जर्नी थी उसके बारे में सर कुछ बताइए कि आपने एमआर की जर्नी में क्या किया और क्या कहते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बी फार्म स्टूडेंट को क्या क्या जो है दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सर इसमें बीएससी साइंस के स्टूडेंट भी आते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आ जाते हैं। तो सर इसमें क्या उनको इंफीरियरिटी महसूस होती है, क्या उनको डॉक्टर के सामने क्या उनको महसूस होती है जो फिजिशियन हमारे होते हैं? तो इस सब चीजों को लेकर सर आपका क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, सर कुछ बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ हाँ जरूर। स्टूडेंट में मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व की है अपने साथ में भी और अपने बाद में भी, वो चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अभी किसी को बोल दो आप खड़ा होकर स्टेज पे, थरथराने लगते हैं लोग। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं देन आंख बंद करके आप मार्केटिंग में जाएं। एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि अगर आप दिल के महान हैं तो 1 साल अपना लगाएं मार्केटिंग में, बी फार्मा के बाद। यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल लर्न अबाउट योर पर्सनैलिटी, यू विल लर्न हाउ टू टॉक। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपको बात करना सिखाया जाता है। अब इस चीज को समझो कि कम्युनिकेशन कितना महान हो सकता है। कम्युनिकेशन इतना महान हो सकता है कि 2 देश की लड़ाई को रोक सके। 2 देश की अगर लड़ाई हो रही है तो उसको रोक सके। यूक्रेन रसिया, हाँ, यूक्रेन एंड रशिया। कम्युनिकेशन इतनी महान चीज है, वही चीज हम नहीं सीख पाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करना नहीं सिखाया जाता है। खड़ा कैसे रहना है, किसी को अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट कैसे करना है, इन चीजों को सिखाया नहीं जाता है। बट मार्केट आपको सिखा देगा। मार्केट में ये ताकत है कि वो आपको गधे से इंसान बना सकता है। आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको वो परख सकता है, उसको जांच सकता है, उसको बूस्ट कर सकता है। अगर आप मार्केट के लिए बने हैं देन वेल एंड गुड, आप मार्केट में जाएं, आपको पता लग जाएगा। तो सर ये जो बी फार्म के स्टूडेंट होते हैं जब वो 4 साल की पढ़ाई करते हैं और बीएससी स्टूडेंट जो साइंस ग्रेजुएट होते हैं वो 3 साल की पढ़ाई करके जब मार्केट में उतरते हैं तो बहुत सारी चीज देखने को मिलती है कि बी फार्म स्टूडेंट को इन्फीरियरिटी महसूस होती है कि ये बीएससी वाला भी क्यों इस फील्ड में, जो कि ये हमारा फील्ड है। सर ऐसा क्या आप देखते हैं इसको? वो एक है, वो दिक्कत है। बट अभी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज ले नहीं रही हैं, जैसे बीएससी वगैरह या बीए वगैरह। सर बीए नहीं ले रही है तो बीएससी अभी साइंस ग्रेजुएट को लेती है अभी भी। हाँ, कुछ में चल रहा है बट एमएनसीज में बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया है। एमएनसीज में स्पेसिफिक कर दिया गया है कि बी फार्मा को ही लें। सर मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद से ये बहुत ज्यादा शुरू हुआ है। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा जो वैकेंसीज थी वो बढ़ी भी हैं, लोगों की हेल्थ इश्यूज बहुत आए हैं और मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी है। सर एक बात कहते हैं कि सर जो 4 साल पढ़ाई करके जो ड्रग के ऊपर 4 साल जो पढ़ाई बस किया है मेडिसिन के ऊपर, उसको ज्यादा नॉलेज होगा कि किसी और को होगा। तो सर यही बात कंपनियों को लग रहा है धीरे धीरे समझ में आ रही है और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बी फार्म स्टूडेंट के लिए मार्केटिंग फील्ड भी आपके लिए अब तैयार हो रहा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केटिंग फील्ड आपके लिए भी है। और बड़ी बड़ी जो कितना है जो जैसे सर ने बताया एमएनसी कंपनियां हैं, जीएसके, बायर, ठीक है, ये सब जो है अब जो है बी फार्म स्टूडेंट को हाथों हाथ ले रही है। बस आप अपने जो है पर्सनालिटी, जैसा सर ने बताया, पर्सनालिटी को आप ध्यान दीजिए। सर राइट ना? पर्सनैलिटी पे, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और हाउ टू टॉक, इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना। तो सर इसमें इंग्लिश का क्या रोल है? सर इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, देखिए जो आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर कौन है? फिजिशियन है सर। फिजिशियन है। फिजिशियन लव इंग्लिश। उसने अपनी 5 साल 10 साल की पढ़ाई इसी में की है। और ये एक कड़वा सच है, भले ही आप माने या ना माने, इंग्लिश को एज ए स्किल लिया जाता है इंडिया में। ठीक है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स टेकन एज अ स्किल। नॉलेज सर, नॉलेज तो चलो एक अलग बात है, बट इसको स्किल लिया जाता है। आपका एक प्लस पॉइंट देखा जाता है अगर आपको इंग्लिश आती है तो। और आप बिना इंग्लिश के क्या ही कर लेंगे? आपकी बी फार्मा पूरी इंग्लिश में है, एम फार्मा पूरी इंग्लिश में है। आप कहीं चले जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लैंग्वेज दैट हैज बीन बिल्ड इन दिस सोसाइटी। ठीक है, तो इंग्लिश पे काम करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बच्चों को सब्जेक्ट समझ नहीं आता, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। यस, सर ने ये सही बात बोला है। मैंने ही बहुत लोगों को देखा है कि इंग्लिश बहुत बड़ा वो चीज होता है। तो बहुत बड़े बच्चों को ना सब्जेक्ट समझ नहीं आता है। उनको यदि हिंदी में आप समझाइए लोकल लैंग्वेज में तुरंत वो समझ जाएंगे, पर इंग्लिश को पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं मेरा वीक है सब्जेक्ट। ये सर ने बहुत बड़ी बात कही है, इसको आप पॉइंट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर। ये रियल चीज है कि बहुत लोग जो है इंग्लिश को समझ नहीं पाते, इस कारण जो उनका सब्जेक्ट भी वीक रहता है, उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होती है। तो आपको इंग्लिश में इसमें वर्क करना जरूरी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सर मार्केटिंग जॉब छोड़ के क्यों एमफॉर्मिंग पसंद किया, और आपने जीपीएट की तैयारी मार्केटिंग की जॉब करते करते कैसे की, और एमफॉर्म क्यों आपने पसंद किया? क्योंकि सर आप जैसा बता रहे हैं कि आप इतनी बड़ी कंपनी में भी थे, तो उसमें कहते हैं कि आपने क्यों इतनी बड़ी अच्छी जॉब को छोड़ के आपने एमफॉर्म करना शुरू किया और जीपीएट कैसे निकाले आपने?
तो जब मैं बी फार्म में था, आई यूज टू थिंक दैट मनी इज एवरीथिंग। तो मेरे सीनियर्स थे, वो काफी ब्रिलियंट माइंडेड थे। एक तो काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में लग गए थे वो, तो वो स्टोरीज बताते थे, इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। ये है। तो आई यूज टू थिंक कि ये लोग मास्टर्स करके निकलेंगे मेरे बैच में, इतने में तो मैं इनसे ऊपर निकल जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा। yes, sir. बट जब आप मार्केट में जाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, Yes, sir. देन एट अ सर्टेन टाइम आपको ये रियलाइज होता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। लाइफ में ठहराव बहुत जरूरी है, और ठहराव कैसे आएगा? जब आप स्टेबलाइज फील करेंगे। मुझे ऐसा पर्सनली लगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग के लिए ही बने हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई कैन से दैट आई एम नॉट द मैन हु मेड फॉर मार्केटिंग। ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ, बट आई डिड ग्रेट। मैंने अच्छा मार्केट में अच्छा काम किया। मैंने मेरे जो अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, बट फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो हमारे टारगेट अचीव होते थे, तो आई वाज प्रीटी गुड इन माय टारगेट अचीवमेंट। तो बट कई बार जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में फादर साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। मैं चंडीगढ़ में काम करता था, और चीजें कुछ इस तरीके से हुई कि एक आपको कहते हैं ना कि आपको एक मौका मिल जाता है एक चीज को समझने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। तो मैंने काम किया, अपने जीपैट के ऊपर काम किया, मैंने पढ़ा उसको, तैयारी की। जीपैट में सबसे जो अहम चीज है वो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जितने लगाएंगे पढ़ने के साथ साथ, आपकी चीजें उतनी क्लियर होती जाएंगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गो फॉर मास्टर्स एंड देन ज्वाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरा गोल है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं और एक अच्छा प्रोफेसर बनूं, ताकि जो मेरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे आसपास, कुछ ज्यादा नहीं चेंज कर सकते आप जीवन में, बट अगर आप 10-15 लोगों का भला कर देंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंज डेवलप होना शुरू हो गया। तो सर, आप जब जीपेट की तैयारी कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे सर, तो क्या क्या परेशानियां आई? क्योंकि जीपेट सर कोई आसान चीज नहीं है, और उसको निकालने के लिए बहुत ही 50-60 हजार बच्चे कम से कम आज के समय भरते हैं इस फॉर्म को। अब मात्र 4000 से 5000 बच्चे क्वालिफाइड करते हैं। तो सर, आपने कैसे इसको मिनिमाइज किया सर? क्योंकि तैयारी के साथ जीपेट करना कितना कठिन था, कितना आसान था? तो जीपैट का जो था सिलसिला, वो पहले तो मैंने जिन्होंने क्रैक किया है, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनसे पूछा इसका क्या पैटर्न होता है, कैसे क्या होता है। और मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस भी देखे रिगार्डिंग। यूट्यूब में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो खरीदी थी। यस सर। उन दिनों उन्होंने फ्री कर रखी थी, तो कोविड में बच्चों के लिए, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, तो दे डिड अ ग्रेट जॉब। तो वहां से भी कंटेंट मिला, उन्होंने पीडीएफ प्रोवाइड की, वहां से पढ़ा, कुछ बुक्स खरीदी मैंने। बुक्स भी नहीं थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास केडी त्रिपाठी तक नहीं थी। ओह सर। तो सर कैसे आप, मतलब कि कैसे कंट्रोल? मैं वही बता रहा हूँ कि आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। हमने जो गलती करी है, अब ना की जाए। यस सर। अब ना की जाए, बहुत होगी गलती, अब आगे बढ़ने का समय। उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ा। मैंने मेडिसिन केमिस्ट्री छोड़ दी थी। अच्छा, मेडिसिन, क्योंकि वो आप उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब मेडिसिन केमिस्ट्री पूरी छोड़ सकते हैं, एंड देन आफ्टर दैट, इवन दैट आफ्टर लिविंग द मेडिसिन केमिस्ट्री यू कैन गेट द गुड रिजल्ट। तो सर, इसमें ये हो रहा है कि जैसे कि हर साल जो है कट ऑफ जीपेट का बढ़ते जा रहा है। पहले जो था जनरल कैटेगरी का 135 जाता था, फिर 160 हुआ, अब पिछले साल जो है 185, 187 रहा, जो भी रहा। तो क्या नाम है सर, इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? हर साल कट ऑफ भी बढ़ रहा है, तो इसको बच्चों को कितना मेहनत करना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट जो आपने जैसे बताया मेडिसिन केमिस्ट्री छोड़ना चाहिए, और क्या सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं जिससे कारण, या कौन से कोर सब्जेक्ट? क्योंकि सर अब 9 मतलब कि कुछ दिन में जीपेट का एग्जाम भी है, तो आप क्या बच्चों को, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस इस समय करना चाहिए इन सबको? तो आप ये जो है कट ऑफ का, ये इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज है, उन्होंने भी जो एग्जाम का जो पैटर्न था वो चेंज होता रहता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। तो इस बार का थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू पहले के मुकाबले से, तो ये भी रहता है। और जो बार बार एग्जाम देते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है, ये एक क्राइटेरिया मान सकते हैं, बट मे बी नॉट ट्रू। बच्चे मेहनत करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है इसमें वो है क्वेश्चन अटेम्प्ट। आप उस सेम साइकिल को जो आप एग्जाम सेंटर में देने जाएंगे, अपने घर में क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं,
क्या आप अपनी सेम साइकोलॉजी 3 घंटे का पैटर्न सेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉपी के पीछे लिख सकते हैं हाँ मेरा हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपका नहीं होगा। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है और इस इंटरव्यू का, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो स्टूडेंट हैं इसको वीडियो को देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन है कि रहता है कि कॉलेज सर, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, तो सर कुछ आप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज का नाम बता सकते हैं जहां पर एमफार्म फार्माकोलॉजी जो है बहुत ही बढ़िया पढ़ाई हो, जो बच्चे जो स्टूडेंट जो है एमफार्म फार्माकोलॉजी लेना चाहते हो उनको इसका फायदा मिल सके सर। और एकदम सादे भाषा में बताइएगा सर कि मुझे मेरे दर्शक जो है मैं शुद्ध हिंदी वाले हैं और गवर्नमेंट जॉब के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ पे एमफार्म फार्माकोलॉजी की पढ़ाई अच्छी होती है सर। मैं ये नहीं मानता कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी एमफार्म फार्माकोलॉजी की पढ़ाई अच्छी होती हो, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होंगे जहाँ पे एमफार्म फार्माकोलॉजी की पढ़ाई अच्छी होती होगी। तो सर मैं बस इसी चीज को आप जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दे सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट संस्थानों की बात करें तो नाईपुर से बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, आप नाईपुर जो आपका सासनगर मोहाली में है वो बहुत अच्छा है, हैदराबाद अच्छा है, और आपका जो अहमदाबाद में भी है। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, जस्ट यू नीड टू हैव सम लॉट ऑफ मनी। तो जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, यस सर, उनकी 8 से 10 लाख तक की फीस है। जेएसएस हो गया, उनकी भी 8 से 10 लाख तक की फीस है। यस। और आपका आईएसएफ कॉलेज है, फार्माकोलॉजी का बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट उनकी अच्छी है, फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग वहाँ पे अच्छी पढ़ाई की। तो सर ये सब एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज है क्या? हाँ, ये सब एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज है, इनका रैंकिंग फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। ठीक है सर ने जैसा बताया आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज, एमकॉप भी आपका है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एनआईआरएफ रैंकिंग भी देख सकते हैं, जिसको जैसे आप अपने सुटेबल अपने सीनियर से पूछ भी लीजिए इसका कि क्या है। यदि आप जीपेट क्वालिफाइड कर जाते हैं और नाइपर जैसा संस्था मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो सर आज के लिए इतना ही, और गाइस आई होप आपको बहुत कुछ जो है आज विप्लव सर से बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी और बहुत ज्यादा आपको फायदा मिला होगा। बहुत ही कोशिश करके इनको मैंने अपने चैनल पे लेके आया और एमफार्म फार्माकोलॉजी के लेकर आपके बीच में जो भी डाउट था, और क्या नाम है जो बच्चे जीपेट के बाद जो एमआर की जॉब करना चाहते हैं उनके बीच में जो डाउट था आज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नया इंटरव्यू, और आपको कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ही ऑफलाइन इंटरव्यू देता रहूं जिसके कारण कि आपके बीच में जितनी भी जो दुविधाएं हैं वो सारी क्लियर होते हों। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसके कारण आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सर।